कान पकड़ रहा है जी मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने सिलेक्टेड का अशर देख लिया है। अगर ये बात आपके जहनों में बैठी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीतें। नादान दोस्तों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आपस में जो लड़ना चाहते हैं वो लड़ते रहें, लेकिन अगर आपको खिदमत करना चाहते हैं पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तो आपको इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आना पड़ेगा। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। सियासी हालात हस्बे मामूल इल्ज़ाम तराशी और तनाव का शिकार हैं। NA 249 के इंतखाब पर धांधली और डील की बाज़गश्त फिर सुनाई दी। ऐसे में वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से अपोजिशन को इस मामले के दायमी हल के लिए इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का निज़ाम लाने के लिए मिल बैठने की दावत दी है, लेकिन इस पे जो है वो एक वावेला जो है वो मच गया और ख़ास तौर पर PMLN की जानिब से एक हार्ड लाइन जो है वो ली गई है और वज़ीर आज़म की दावत को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा मुल्क में कोरोना की सूरत हाल ख़राब है और खुदा न खास्ता मज़ीद हालात ख़राब हो सकते हैं अगर एहतियात का दामन ना थामा गया। NCOC के मज़ीद जो अहकामात आए हैं वहाँ मज़ीद सख्ती की बात हो रही है, मज़ीद सख्त इक़दामात का ऐलान जो है वो कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि 8 ता 16 में नक़्लो हरकत रोकने के लिए मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएंगी और आज ईरान अफ़गानिस्तान के साथ जो बॉर्डर्स हैं उनको भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इन मामलात पर और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान के खिलाफ जो करारदाद मंजूर की गई है उसको लेकर हालिया दिनों में पुरतशद्दद एहतजाजों की जो मुजाहिरों से जो ताल्लुक़ है, जो ताल्लुक़ बताया जा रहा है कि किस तरफ चीज़ें जो हैं वो जा रही हैं, क्योंकि एक कलादम जो जमात है, कलादम तंजीम है, उसके साथ मामलात किस तरह तय हुए, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं हम, ये सारे सवाल रखेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब के साथ। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। चौधरी साहब ये बताइए, अगर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट अगर स्टार्ट किया जाए जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, तो आप तकरीबन 1 साल से जो है वो अपोजिशन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन बिलखुसूस PMLN की अगर बात की जाए तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया है। गुज़िश्ता कुछ महीनों में, पिछले कुछ हफ्तों में हमें नज़र आया कि जब से सेनेट का इलेक्शन हुआ है, आपकी जानिब से, बाकी लोगों की जानिब से कहा गया कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर होने के इक़दामात जो है वो लिए जा रहे हैं, कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन आया है आपको? पहली बात तो ये है कि हमारी जो अपोजिशन है ये एक बड़े नाबालिग किस्म की लीडरशिप के नीचे बहुत ही बच्चों वाली हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि कितनी इमेच्योर किस्म की और नाबालिग किस्म की जो अपोजिशन है वो पाकिस्तान को मिली है। उसकी वजह यह है कि अगर आप देखें कि हम हर इलेक्शन के बाद, ये एक वतीरा है पाकिस्तान में कि हम शोर मचाते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और जब वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि अगर धांधली को रोकना है तो उसको बैठते हैं और मिलकर कोई सोच विचार करते हैं कि कैसे हम एक ऐसा इंतखाबी अमल जो है उसकी दाग बेट डाल सकें जिस पर तमाम लोगों को एतमाद हो, तो उस वक्त ये अपोजिशन जो है वो नाराज बच्चों की तरह एक इधर मुंह करके बैठ जाता है, दूसरा उधर मुंह करके बैठ जाता है। इनकी दिलचस्पी असल में सवाए इसके कि नैब के लॉ में अमेंडमेंट हो, जो उन्होंने फैटफ के वक्त किया कि 37 में से 34 अमेंडमेंट्स आप कर दें नैब में, हमें हमारे केसेस जो हैं वो आप छोड़ दें, हमारे पैसे जो बाहर हैं उनकी प्रोब छोड़ दें। इसके अलावा ना इनकी कोई दिलचस्पी है, ना ही कोई निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इनकी कोई एफर्ट है, और अनफॉर्चुनेटली इस सारे जो कजिया है उसमें जो सफर है वो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, और इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, शफाफ बनाने के लिए जो हुकूमत की कोशिश है और मंशा है, यकीनन उसको अपोजिशन के इस रवैये से नुकसान पहुंचा। अच्छा, लेकिन ऑपोजिशन जब अभी तो जो रद्द किया गया वो PMLN की जानिब से किया गया है। माय क्वेश्चन वाज पीपल्स पार्टी के साथ कुछ बैकडोर चैनल्स कुछ एक्टिवेटेड है या उनकी तरफ से रिस्पांस, अगर आपको, क्योंकि अभी ओपन रिस्पांस कोई नहीं आया, आपको अगर कोई रिस्पांस आया हो? नहीं, बैकडोर नहीं, उनके साथ भी ओपन डोर है। ये जो एक वज़ीर आज़म साहब ने खत लिखा था स्पीकर साहब को, और स्पीकर साहब ने खत के ऊपर दोनों जो बड़ी पार्लिमानी पार्टीज हैं और बाकी पार्टीज को भी ये कहा कि वो तशरीफ लाएं और अपनी अपनी जो बात है वो हमारे सामने रखें। उसके ऊपर PMLN ने तो अपना फोकल पर्सन भी अपॉइंट नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने अलबत्ता नवीद कमर साहब को अपना फोकल पर्सन अपॉइंट किया है, और वो स्पीकर ऑफिस के साथ इन टच हैं, और वहां पर ये अब आगे जो बात है वो चल रही है।
राइट। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आई मीन प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक अच्छा जो है वो जेस्चर था और बहुत देर से जो है ये कहा जा रहा था कि ऑपोजिशन के साथ कम से कम एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो कि उस दिन उस ट्वीट के जरिए जो है वो नजर आई। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, ऑल सेड एंड डन, अगर ये मामला जो है ऑपोजिशन के साथ मिल बैठ के नहीं तय हो सकते, तो क्या जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें सिंपल मेजॉरिटी ज़रूरत है, अगर उसको चेंज करना है तो क्या आप उस तरफ फिर जाएंगे अगर ये चेंजेस इसमें लानी है, या मामला किसी और तरह तय होंगे? ये यकीनी तौर के ऊपर हम तो इसमें अमेंडमेंट्स करेंगे और हम इसमें जो भी इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए एक बात हमने करने हैं वो हम लेके आएंगे। अपोजिशन की इस वक्त जो तवज्जो है वो अपने केसेस के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर है नहीं, और ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अवाम को यरगमाल बना दें एक ऐसी सोच के जिसका मकसद सिर्फ अपने रुपए पैसे को बचाना है जो मुल्क से बाहर है। तो जाहिर है कि हम तो इस्लाहात की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर मैं सही समझी हूँ कि अगर ऑपोजिशन आए, मिल बैठ के पार्लियामेंट के फ्लोर से आपके साथ चीज़ें तय करे, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से आप इलेक्शन लॉ 2017 में तरमीम करेंगे और ये हर हाल में अगले इलेक्शन में हमें नजर आएंगी। इज दैट करेक्ट? जी इंशाल्लाह। ये जो इलेक्टोरल इस्लाहात हैं जिसका EVM एक अहम हिस्सा है, उसकी तरफ इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे। अगर अपोजिशन आती है, अपने तजावीज़ देती है या तहफ़्फ़ुज़ात देती है, तो उनको यकीनन हम कंसिडर करेंगे, लेकिन इन रिफॉर्म से पीछे हटने का हमारा कोई इरादा नहीं। अच्छा, अगर ये बता दें या अगर इस पर कोई बातचीत हो रही है कि किस मॉडल के तहत आप जो है वो करेंगे EVM के, क्योंकि डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं, क्या ऑप्टिकल मॉडल है, दूसरा DRE है जो इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, तो अगर उस पर अगर कोई बातचीत अभी चल रही है या कोई अगर इस पर देख रहे हैं किस मॉडल के तहत जाएंगे? देखिए, इसमें जो हमारा जो मॉडल है ना, हमारा जो अपना इंडिजिनस मॉडल है, दिस इज जस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ पेपर ट्रेल। हमने बड़ा इसको सोचा, गौर किया। इसमें बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीनें भी हैं जो इंटरनेट बेस्ड हैं और आप उसमें वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन दो वजूहात की बिना के ऊपर हम बड़े बेसिक मॉडल पे रहे हैं। एक तो यह है कि जहां पर भी मशीन इंटरनेट से कनेक्ट होती है वहां पर हैकिंग का खदशा जो है वो बढ़ जाता है। वो होता ही होता है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप उसको हैकिंग को रोक सकें। और स्पेशली जब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो कह लीजिए इंटरेस्ट है जिसको हैक करने में, तो इतनी बैरून मुल्क की एजेंसीज अगर उसको हैक करना चाहें तो वो कर सकती हैं। लिहाजा हमने पहला फैसला ये किया कि हम इसमें सोफिस्टिकेटेड मॉडल्स की तरफ नहीं जाएंगे और हम एक बड़े बेसिक मॉडल की तरफ जो है वो जाएंगे। अब उसमें जो इस वक्त जो NRTC ने, ये कॉमसेट्स ने और NIE ने, इन्होंने मिलकर के एक जो मशीनें इन्होंने मुख्तलिफ बनाई हैं, लेकिन अब हम उनको मर्ज कर, उसमें पेपर ट्रेल भी मौजूद है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोट भी मौजूद है। यानी इलेक्ट्रॉनिक वोट जब आप कास्ट करेंगे उसका प्रिंट हो जाएगा बैलेट पेपर के ऊपर, और वो बैलेट पेपर एक रोल की शक्ल में आपको जो है वो मशीन में ही मौजूद रहेगा। लिहाजा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप समझते हैं कि नहीं, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आप नहीं मानते, तो आप उसको जो कागज ट्रेल है वो आप गिन सकते हैं। ये सिर्फ इसमें एक फायदा है, और इसका फायदा असल ये भी है कि आपको जो रिजल्ट्स हैं पोलिंग स्टेशंस में, वो मैक्सिमम आप 10-15 मिनट में पोलिंग खत्म होने के बाद जो है बेसिकली जॉय साहब, ये फिर वही मॉडल हुआ जो इंडिया में मोर और लेस इस्तेमाल हो रहा है, वही मॉडल है। आई थिंक DRE मॉडल जो है जो इंडिया में इस्तेमाल हो रहा है, मोर और लेस ये वही मॉडल है। इंडिया में ना पेपर ट्रेल नहीं है, इंडिया नहीं, लेकिन इंडिया में अब उन्होंने पेपर ट्रेल गालिबन इंट्रोड्यूस करा दी है। वो भी पाकिस्तान ने उनको एडवाइस किया था, तो पेपर ट्रेल अब उन्होंने शायद इंट्रोड्यूस करा दी है, जहां तक मैंने जी। ये जो आखिरी इलेक्शंस हुए हैं उनमें ये तजवीज़ थी कि यूपी के इलेक्शंस में वो पेपर ट्रेल जो है वो लेके आए। अब मुझे नहीं पता फ्रेंकली लेटेस्ट पेपर ट्रेल लगाई है या नहीं लगाई, लेकिन हमारा जो मशीन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोट के साथ साथ पेपर ट्रेल भी मौजूद है। राइट। अच्छा, कमेटीज की हद तक तो ये मामला कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ होगा, उधर ऑपोजिशन का जो है वो क्या रवैया रहा है? वहां पे भी गैर संजीदगी थी या कुछ वहां पे मुख्तलिफ रवैये थे? अभी तक तो अपोजिशन कमेटी का हिस्सा नहीं बनी, जिसमें ये पार्लियामेंट्री कमेटी में जिसमें ये डिस्कशंस हुई हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई। और ये मैं आपको ये भी बता दूं मारिया कि ये सिर्फ EVM एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे रिफॉर्म्स का, लेकिन ये रिफॉर्म सिर्फ EVM तक महदूद नहीं है। इसमें और भी बड़े इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, जिसमें मसलन हम सेनेट के इलेक्शन ओपन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो
लोग जो हैं इलेक्ट हों, अगर 6 महीने में ओथ नहीं लेते तो उनकी सीट जो है वो खाली डिक्लेयर की जाए। इसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डीलिमिटेशन का तरीका है वो इस वक्त पॉपुलेशन बेस्ड है, हम उसको वोटर बेस्ड करना चाहते हैं, ताकि ये ना हो कि एक हल्के में 5 लाख वोट रजिस्टर हो और दूसरे हल्के में 2.5 लाख वोट रजिस्टर हो, ताकि जो लोग इलेक्ट होके आए हैं वो एक ही वोटर स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर आए। इस किस्म की बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें तरमीम जो है वो तजवीज़ की गई। अच्छा, आप ये अपनी जगह बिल्कुल चीज़ें ठीक लग रही हैं, लेकिन कुछ खदशात जो अपोजिशन के आ रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब सुनवा दीजिए चौधरी साहब को, जो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि अगर कोई मशीन उठा के ले जाए वगैरह वगैरह, जो खदशात हैं उनके ज़रा उस पर भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा, फिर आगे चलती हूँ। मुल्क में इलेक्शन कराने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। ये गैर कानूनी और गैर आईनी काम कर रहे हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है जो ये काम ये कर रहे हैं। और ये मत लोगों को बेवकूफ़ बनाए। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक पोलिंग का निज़ाम बन सकता है, लेकिन वो पार्लिमान के कंसेंसस से बनेगा, वो मशीनों का काम नहीं है। पूरे प्रोसेस को आपने देखना होगा कि कैसे ये उधर जाएगा। वोटिंग मशीनें तकरीबन जिस मुल्क ने दुनिया में इस्तेमाल किए उनको मसाइल आए हैं, इसलिए बड़ी एहतियात के साथ ये काम करना पड़ेगा। प्रोड्यूसर साहब, अगर वो भी सुनवा दीजिए जो बात कर रहे हैं कि क्या आपको कौन रोकता है अगर रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं टाइम पे पहुंचते, जो उनके बाकी खदशात हैं, ज़रा अगर वो भी सुनवा दीजिए। इलेक्शन रिफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, कानून बना हुआ है, अमेंडमेंट ले आए। क्या अमेंडमेंट चाहिए? आप तो चोरी कर रहे हैं इलेक्शन में भाई। यहाँ तो जो हक है उम्मीदवार का वो नहीं दिया जा रहा। क्या फॉर्म 45 पे सिग्नेचर लेना को बड़ी मुश्किल बात है? क्या व्हाट्सएप करके रिजल्ट भेजना को मुश्किल बात है? क्या आधे घंटे की मुसाफत 7 घंटे में तय होती है, 8 घंटे में तय होती है? डस्का में इतना बड़ा इलाका था, वहाँ पर 11:30 बजे रिजल्ट आ गया था। कराची में रिजल्ट नहीं आ सका, जहाँ वहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा वोट पोल हुआ, उसका रिजल्ट आ गया। यहाँ 70,000 का रिजल्ट नहीं आया। जब आपकी बदनीयती हो, नीयत ही ठीक ना हो, आपने इलेक्शन चोरी करना हो, तो फिर यही होगा जो हो रहा है। आप 100 रिफॉर्म कर लें। चौधरी साहब, जो ये बातें कर रहे हैं कि अगर फॉर्म 45 नहीं आ रहा या रिजल्ट में अगर डिले आ रहा है वगैरह वगैरह, और जिस तरफ उनका इशारा है वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट जो होती है, डू यू थिंक कि इट्स टाइम फॉर दैट नेशनल डायलॉग कि सारे एक वो तयन करें, जो कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट के फ्लोर से ही हो सकता है। वो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कर नहीं सकते, दूसरी तरफ पार्लियामान का फोरम भी कह रहे हैं। उनसे पूछूंगी जब अगले सेगमेंट में वो आएंगे, लेकिन आप समझते हैं डायलॉग अब होना चाहिए कि किस तरह ये चीज़ों ने काम करना है, किस तरह आगे चलना है? ये डायलॉग ही का तो हम कह रहे हैं ना, हम यही कह रहे हैं कि आइए बैठते हैं कमेटी में, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप बात करें। लेकिन जिस तरह से आपने खुद ही पॉइंट आउट किया कि एक तो उनको समझ ही नहीं है कि वो आखिर उनका मौकफ क्या है। वो कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहात करेगा। अब पूरी दुनिया में जो भी आपकी इस्लाहात हैं या जो भी निज़ाम में तब्दीली आनी है वो पार्लियामान करती है, पॉलिटिकल पार्टीज तो स्पेयर हेड करती हैं, इलेक्शन कमीशन तो नहीं करते। दूसरी बात जो कहा कि नहीं इसको तो उठा के ले जाएंगे, वो कर लेंगे। देखिए, इस तरह तो फिर आप भी इलेक्शन करा ही नहीं सकते। फिर तो आप बैलेट बॉक्सेस अभी उठा के कोई लेके जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता। ज्यादातर जगहों के ऊपर जो लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, दोनों तरफ लोग होते हैं। इतना इस तरह थोड़ा इतनी क़यामत नहीं आई हुई कि जिस तरह से करके ले जाए। फिर मीडिया होता है, चीजें होती हैं। सो एक तो है बेबुनियाद खदशात जो वो एग्जेजरेट करके बयान कर रहे हैं, उसका तो देखिए कोई हाल नहीं। दूसरा, जो भी इश्यूज हैं वो आप कमेटी में नहीं बैठेंगे, वो आप बातचीत नहीं करेंगे, तो आप कैसे उस पर कंसेंसस क्रिएट करेंगे? ठीक है। तो अगर पहली शर्त ये है इस शाहिद खाकान अब्बासी साहब या बाकी लोगों के लिए कि वो इस चीज से बाहर निकलें कि हमने अपने केसेस खत्म कराने हैं। आपके केसेस हम खत्म नहीं कर सकते, तो लिहाजा आपको इसके ऊपर जो है वो एक अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। और अगर आप बैठना चाहते हैं तो यूर मोर देन वेलकम। ठीक है। एक और बहुत अहम मामला जो ऑब्वियसली जो एक EU के हवाले से जो करारदाद आई है, GSP प्लस स्टेटस के हवाले से रिव्यू करने की बात जो है वो की जा रही है। और ये सब जो हमारे मुल्क में गुज़िश्ता कुछ दिनों से, गुज़िश्ता कुछ हफ्ते पहले जो है इस महीने में हमने देखा जो सारा TLP का मामला जिस तरह हुआ। नाउ यू आर वन ऑफ दोज वेरी वोकल जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने, मुझे याद है उस वक्त भी आपकी तरफ से आ रहा था कि जो भी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो मुज़ाकरात होंगे वो बेबुनियाद होंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है और हुकूमत जो है विल नॉट नील डाउन दिस टाइम। बट देन हाउ थिंग्स पैंड आउट, इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ अस। और अब ये EU का मसला हमारे सर पे इस वक्त पड़ा हुआ है। पेरिस क्लब से हमारी क्या वाबस्तगी है, कितनी हमारी डिपेंडेंसी है, हम सब जानते हैं। ये किस तरह मामला चलेंगे? पहली बात तो ये है कि आपको तो प्रेस करना चाहिए कि मामला जिस तरह से हुए हैं एग्जैक्टली वही हुए हैं जो एक हुकूमत चाहती है।
यानी हमने कोई कंसेशंस जो हैं आइन और कानून के खिलाफ कोई कंसेशन नहीं दी है। जो बैन था वो मौजूद है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वायलेंस में वो सारे के सारे जेलों में हैं। वो तो फिर वो इलेक्शन किस तरह कंटेस्ट कर रहे हैं? वो पार्टी तो बैन नहीं है उनकी। ये देखिए अब तरीका क्या है, जाहिर है कि हम आइन और कानून से बाहर नहीं जा सकते। तरीका है कि जब आप एक पार्टी को हुकूमत बैन करती है, उसके बाद 30 डेज का टाइम पीरियड दिया जाता है कि वो उसके ऊपर रिव्यू फाइल कर ले। बिल्कुल ठीक है। उस रिव्यू के बाद आप आर्टिकल 17 में सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं जो रिजॉल्व करती है। तो इट्स अ प्रोसेस और लेंथी प्रोसेस एंड राइटली सो, ताकि ये ना हो ना कि हुकूमत अपनी मुखालिफ जमातों को जो है वो फिर बैन ही करना शुरू कर दे। सो इट्स अ प्रोसेस जिसके ऊपर हुकूमत का कंट्रोल बहुत कम है, और जब तक वो जो हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता, जाहिर इलेक्शन कमीशन उनकी रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं करता। ये अलहदा बात है कि इलेक्शन कमीशन से ये बात पूछनी चाहिए कि आपने ये रजिस्ट्रेशन कर कैसे ली, जब एक शख्स जो यूएई का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी नहीं है, उसके ऊपर इलेक्शन, यही तो प्रॉब्लम्स है जो इलेक्शन कमीशन का या दीगर इदारों के ऊपर जब आप बात करें तो उसको समझा जाता है कि नहीं ये बड़ी गलत हो गया इदारों में। अगर आप इदारों का अपना किरदार है, हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया है, नाउ इट्स फॉर द जुडिशरी एंड इलेक्शन कमीशन टू प्ले देयर पार्ट। लेकिन सर इसमें अब देखें, बैंड ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल आपने कहा उनके पास 30 दिन होते हैं रिव्यू के लिए अपील करने के, लेकिन अब तो आपने तो कमेटी बना दी है उनके मामला देखने के लिए। उसके बाद अगर मामला कोई तय ना पाएं तो फिर वो जाके सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसके लिए अपील कर सकते हैं। लेकिन आपने तो कमेटी बना दी है, तो एक रिप्रोचमा जो है वो नज़र आ रहा है, जो समझ आ रहा है वो ये है कि शायद आप चाहते हैं कि मेन स्ट्रीमिंग इनकी हो। लेकिन हमने देखा है मेन स्ट्रीमिंग का ये तरीका तो माजी में फेल हो चुका है, ये काम नहीं आया। नहीं, दोबारा ये भी चूंकि आपने कानून नहीं देखा तो इसलिए आपने ये बात कही है। कानून के अंदर ये लाजमी है हुकूमत के ऊपर कि वो एक कमेटी, रिव्यू कमेटी की तश्कील करेगी, और वो रिव्यू कमेटी उस एविडेंस का जायजा लेगी जो कि कालदम करार दिए का बायस बने, और उसके बाद उसको मौका दिया जाएगा कि वो अपने आप को जो है वो इनसे जैसे फैटफ है, आपको मौका दिया जाता है कि आप ये इकदाम करें, तो उसके बाद जो है वो सिलसिला जो है वो चलता है। सो दिस इज द लॉ दैट इज बीन इम्प्लीमेंटेड, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल कमेटी कि जो उनसे मुज़ाकरात शुरू करे। अच्छा सर, लेकिन उसमें अब जिस तरह की जो उस वक्त प्रेस रिलीज निकली और सारा बताया गया कि कहाँ कहाँ, जिस तरह हमने देखा भी लोगों को यरगमाल बनाया गया, सारा हुआ, उसमें आप क्या समझते हैं कि चीज़ें किस तरह जो है वो आगे बढ़नी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत को इनको रियायत देनी चाहिए, या जिस तरह मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है और इस तरह मेन स्ट्रीमिंग हो सकती है? देखिए, मेन स्ट्रीमिंग इस तरह से तो खैर पॉसिबल नहीं है जब तक वो अपने एक वायलेंस, कोई भी पार्टी जो वायलेंस के ऊपर यकीन करेगी, जो आइन और कानून को नहीं मानेगी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तौहीन करेगी, उनको तो जाहिर है कि मेन स्ट्रीम उन्होंने क्या होना है। और ये जो ज्यादातर नारे हैं उनके, वो इलेक्शन के लिए वो नारे लगा रहे हैं, उसका और कोई मकसद जो है वो ये नहीं है कि वो कोई इसको ये कोई हम कम मुसलमान हैं और वो ज्यादा मुसलमान हैं। तमाम जो पाकिस्तान में मुसलमान हैं वो उतने ही मुसलमान और बराबर है। तो ये कोई फैसला ये तो नहीं कर सकता कोई कि मैं बड़ा मुसलमान हूँ और दूसरा छोटा मुसलमान है। तो ये तो एक पॉलिटिकल नारे, और इनका जो प्रॉब्लम यही है कि ये जब तक वायलेंस को से तौबा नहीं करते हैं, अदालतों के फैसलों के एहतराम की बात नहीं करते हैं, जाहिर है कि इनको जो है रजिस्ट्रेशन नहीं मिलनी चाहिए। और मैं तो अब भी कहूँगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्हें तो सो मोटो लेके इनकी इलेक्शन को अब तक खत्म कर देनी चाहिए थी मेंबरशिप। अगर बाकी हर चीज आप हुकूमत के ऊपर तो नहीं डालें, बाकी इदारों का भी अपना काम है, सुप्रीम कोर्ट का और अदालतों का एक अपना फंक्शन है, इलेक्शन कमीशन का अपना फंक्शन है, इन इदारों को भी चाहिए अपना किरदार अदा करें। अच्छा, ये एक तासुर मिल रहा है कि कमेटी में डालने का मतलब ये है कि आप एक तरह से अदालत के कंधे पे ये रखना चाह रहे हैं कि अदालत से जो है ये चीज़ें आएँ, क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव डिसीजन, तो वो आप उस तरह वो नहीं लेना चाह रहे हैं। बट मारिया, दिस इज द लॉ, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप पहले कानून है ना, कि कानून के ये हो ही नहीं सकता ना। अगर हुकूमत अपनी मुखालिफ सियासी जमातों को बैन करने के ऊपर आ जाएगी तो फिर तो उसकी एक और रिपरकशंस होंगी। So this is how the law is framed. कहीं do you think at some point, because जिस तरह आपने बात की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इसको क्यों जो है उन्होंने इसको क्यों कंटेस्ट करने दिया माजी में इलेक्शंस भी, ऑब्वियसली आप मुझसे बेहतर जानते हैं, दिस अ प्रोसेस, पूरी एजेंसीज की रिपोर्ट्स आती हैं, उसके बाद जो है इदारे अपनी रिपोर्ट्स देते हैं और फिर जाके एक डिसीजन होती है कि इस जमात को कंटेस्ट करने की इजाज़त है या नहीं।
क्या आप समझते हैं माजी में या टू सम एक्सटेंट अभी भी ये हमारी स्टेट की एक्सपीरियंसीज में आता है कि हम इस तरह की जमातों को जो है इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर हमारे लिए मसाइल बन जाती हैं? हमारा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जब ये अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई थी तो सोवियत यूनियन ने कोई हमसे पूछ के तो अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया था। ओसामा बिन लादेन ने कोई हमसे पूछ के तो न्यूयॉर्क को बॉम्ब नहीं किया था। एक उस वक्त की पॉलिटिकल एक सिचुएशंस होती हैं। हाइंडसाइट में बैठ के बहुत सारे लोगों को बहुत सारे तबसरे करने का शौक है, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ओपिनियंस देने का भी लोगों को शौक है, लेकिन एक हाइंडसाइट का हमें एडवांटेज है। इस तरह से चीज़ें जो है उस वक्त की अपनी रियलिटीज़ थी और उस वक्त की अपनी एक पॉलिसीज़ थी। उसके बाद दुनिया ने अपनी पॉलिसीज चेंज की हैं, और जाहिर है कि ये सारी लड़ाई थी जो यहाँ पे लड़ी गई। सर, ये तो अभी माजी की बात है ना। ये तो इनको 2017-18 में जो है वो इनको इजाज़त मिली, ये पार्टी उस वक्त जो है वो तश्कील दी गई, उसके बाद ये वजूद में आई और उसके बाद इसने जो है वो इलेक्शन लड़ा। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। माजी को तो चले छोड़ दें, उसकी बात नहीं हो रही, अभी की बात हो रही है। माजी करीब की अगर बात कर लें, ये सारी पार्टियां एक ही हैं। ये सारी पार्टियां बेसिकली उस शिद्दत पसंद सोच का मुख्तलिफ इजहार हैं जो कि पाकिस्तान के मुआशरे में है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक्सट्रीमिज़म जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब उसके ऊपर कितनी कार्रवाई कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, एक लंबी पॉलिसी डिबेट। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद ये था कि माजी में हमने देखा है, ये तो मैनिफेस्टेशन है। जो दूसरी बाकी जो जमातें हैं, चाहे अहले सुन्नत वल जमात हो वगैरह वगैरह, इलेक्शन का टाइम आता है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके दर पे जाती हैं, दस्तक देती हैं जाके। तो फिर हमारी एक्सपीरियंसीज में आई ना ये बात कि हम पॉलिटिकल एक्सपीरियंसीज के तौर पे इनको इस्तेमाल करते हैं कि वोट बैंक है, इसको लूज नहीं करना चाहिए। तो वो तो जो पॉलिटिशियन तो ऐसे ही करेंगे ना, जब वोट बैंक तो उन्होंने तो वोट तो लेने हैं, तो जाहिर है जब जिनके पास वोट होगा उसके पास जाएंगे। सवाल ये है कि इनके पास वोट बैंक क्यों है, और जिस बुनियाद के ऊपर इनके पास वोट बैंक है, दैट इज समथिंग दैट शुड वरी एवरी सेन पाकिस्तानी। Don't you think, कथा कलामी की माफी, don't you think कि politicians को भी, because at the end of the day the onus is on you, कि आप लोगों को भी एक larger narrative paint करने की ज़रूरत है। Again comes in the domain of political expediencies कि हाँ ये बैंड है, इलेक्शन के बाद हम कहेंगे ये बैंड है, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे हम जाएं इनके पास जाके। सभी को करना है। ज़ाहिर मीडिया का अपना एक इसमें बहुत बड़ा रोल है, एकेडेमिया का अपना रोल है, इदारों का अपना रोल है। बार मैं सही समझता हूँ कि इसमें PTI की हुकूमत ने जितना डिसाइसिव एक्शन लिया है, कम इसकी मिसाल मिलती है, और इसको जो है वो पूरा इंशाल्लाह। साहब, मेरा ख्याल है फिर मैं आपकी उसी बात पे रहूंगी जो आपने कहा था कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बेमायने जो है वो मुज़ाकरात होते हैं। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में कमेटी क्या डिसाइड करती है, क्योंकि ठीक है एक आपके पास लूप होल है, कानूनी लूप होल है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या होता है। माजी की तरह ही विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ कि स्टेट जो है इनके सामने घुटने टेक देती है, या कुछ और होता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात करनी है कोविड के हवाले से, हम देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है, किस तरह जो है वो आज तो बहुत ही हाई उनका डेथ टोल था, और ये कहा जा रहा है कि हम उनके पीछे पीछे जो है वो चल रहे हैं, हम भी इस सिचुएशन से दो चार हो सकते हैं। क्या कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ कोई जाने के इम्कानात हैं? अभी ईद का तो हम देख रहे हैं 8 से 16 तक जो है वो पाबंदियाँ लग रही हैं, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन हो सकता है? ये भी डिपेंड करेगा कि हम ये ईद जो है वो कैसे मनाते हैं। अगर तो हमने ईद के ऊपर जो है वो अपने आप को डिसिप्लिन किया और SOPs जो हैं उनको हमने अमल किया, और हमारा जो शरह है वो अगर नीचे जाना शुरू होती है तो फिर हम लॉकडाउन से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये शरह ऊपर जाती रही और ये शरह 11% से बढ़ के कुछ 14.6% या 15% पे चली जाती है, तो जाहिर है फिर हमारे पास कोई और हल नहीं रहेगा वहाँ सिवाय इसके कि हम लॉकडाउन करें। और अभी भी कुछ इलाकों में मसलन मर्दान में जो मुकम्मल लॉकडाउन लगा दिया गया। ठीक है फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि ऑपोजिशन वीज़ावी जो इस वक्त इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उसके बारे में क्या करना चाहती है, और भी बहुत सारे मौजूद हैं जो उनसे डिस्कस करेंगे। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेगमेंट जो हमारा अगला है, इसमें हमने आपको बताया था कि हम शाहिद खाकान अवैस साहब से बात करेंगे। धांधली और मैंडेट चोरी का सबसे ज़्यादा गिला जो है वो गुज़िश्ता 3 सालों में मुस्लिम लीग नून करती नज़र आई है, लेकिन हुकूमती इस्लाहात की पेशकश जो है उसको भी सबसे पहले मुस्तरद मुस्लिम लीग नून ने ही किया है। इसकी क्या वजह है? क्या इस्लाहात से वोट को इज्जत नहीं मिलेगी? और अगर नून लीग ये भी नहीं करना चाहती तो आगे बढ़ने का कौन सा रास्ता है? क्योंकि सड़कों पर पीडीएम नाकाम हो चुकी है, असेंबली के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर बाकी पीडीएम नाकाम रही है। तो अब पार्लिमानी सीट्स के लिहाज से पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात पीएमएलएन क्या सिर्फ तखरीबी सियासत करेगी या तामीरी किरदार अदा करने के लिए जो है वो तैयार है? शाहिद खाकान अवैस साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अवैस साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अवैस साहब, इलेक्टोरल वोटिंग मशीन्स जो हैं वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, पुराना वोटिंग निज़ाम जो है उस पर आपके बहुत सारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जलसे जुलूस का सियासत लगता है ख़त्म होती नज़र आ रही है। तो आगे फिर किस तरह बढ़ेंगे? अब क्या होगा, किस तरह आगे जो है वो जाया जाए? क्योंकि आप हमेशा ये कहते हैं कि अगर पुराने निज़ाम के तहत भी इलेक्शन हो गए तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हर इदारा अपनी डोमेन में काम ना करे। जी बिल्कुल। तो फिर बेहतर नहीं है कि असेंबली में जाएं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये एक पेशकश है, इस पे जाके बात करें, देखें कि किस तरह चीज़ें आगे चलती हैं? देखिए, बात इलेक्टोरल रिफॉर्म की नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म तो 2017 में हुए थे, 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ? आप क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहते हैं? इशू इलेक्टोरल प्रोसेस का नहीं है, इलेक्टोरल लॉज का नहीं है। इशू इससे बड़ा है, इशू तो मुल्क के आइन का है। जब आप मुल्क के आइन की पासदारी नहीं करेंगे, जब मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा, आइन की हैसियत नहीं होगी, कानून की हैसियत नहीं होगी, आप जो मर्जी इलेक्टोरल लॉ ले आएँ। जो इस वक्त पाकिस्तान के इलेक्टोरल लॉज हैं वो बिल्कुल सफिशेंट हैं, लेकिन जब इदारे बदनीयती पे उतर आए, उनका अपना एजेंडा हो, उन्होंने इलेक्शन चोरी करना हो, उनको वो इलेक्टोरल लॉज नहीं रोक सकते। मैं सजेस्ट करता हूँ इलेक्टोरल रिफॉर्म कि जो इलेक्शन में धांधली करे आर्टिकल 6 का निफाज करें उस पर। नहीं, लेकिन ये लिखे ना, ठीक देखिए, मैं ये इशू को दबाने वाली बात है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो मामले का हल नहीं है। मामला जो है, अगर हुकूमत कुछ रिफॉर्म करना चाहती है तो अपना रिफॉर्म ले आए असेंबली के अंदर, कोई रुकावट नहीं है। नहीं, लेकिन आप जाके फिर उनसे बातचीत करेंगे, कमेटी में आप जाएंगे, वो लाएं तो सही ना। नहीं, वो तो क्योंकि हम तो जब भी कमेटी में गए हैं, इन्होंने बाहर निकलकर हमें बदनाम करने की कोशिश की है। वो आपकी बात ठीक है, एतमाद नहीं है। फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में थे, उन्होंने ये बात की कि जहाँ कमेटी में लोगों को नॉमिनेट करना है, पीएमएलएन ने तो वहाँ से अभी अपना बंदा भी रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेट नहीं किया है, पीपल्स पार्टी ने नवीद कमर साहब को जो है नॉमिनेट कर दिया। तो आर यू इंटरेस्टेड इन होल्डिंग दिस डायलॉग इन कमेटीज या नहीं? ये तरीका ये होता है कि हुकूमत एक बिल लेकर आती है असेंबली में कि हम ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहते हैं, उस पर फिर कमेटी बनती है, या वो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होता है या स्पेशल कमेटी बनती है। उस वक्त पता चलता है कि हुकूमत की नीयत क्या है, उसके मुताबिक आप उसमें हिस्सा लेते हैं। हमने ये मामला फैटफ के बिल में भी देखा, हमने ये मामला नैब के बिल में भी देखा कि हुकूमत बदनीयती पर मबनी बात करती है, उसकी नीयत में ख़राबी होती है, और जहाँ पर उनको नज़र आए कि कोई मुल्क का मुफाद होने लगा है या कोई ऐसी बात होने लगी है जो हमारा जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ है मामले का, उसमें ख़राबी होने लगी है, तो वो बाहर निकलकर शोर डाल देते हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, कभी वज़ीर-ए-आज़म कुछ और बातें शुरू कर देता है। तो पहले ज़रा ये मुल्क को बताएं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो 2017 में हुए थे उसमें आप क्या तब्दीली चाहते हैं, ये बता दें। अच्छा, इस पे जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ट्वीट आई है, डू यू कंसिडर इट एज अ रिप्रोचमा, या आप समझते हैं कि वैसे ही है और कोई इसमें इतनी कोई बिकॉज लग रहा है कि अब फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब को इदराक हो गया है कि ऑपोजिशन के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज चीज़ें नहीं आगे बढ़ सकती। अब लग रहा है, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? फिर पार्लियामेंट बंद करते, फिर ट्वीटों पे बात करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो सियासतदान होते हैं उनकी बात करने का फोरम पार्लियामान होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात करनी, वहाँ पर आकर बात करें कि क्या चाहते हैं, वो रखें टेबल पे बिल, क्या रिफॉर्म चाहते हैं वो बताएं। ये तो ट्वीटें करने से बात नहीं चलेगी, मैं भी ट्वीट कर देता हूँ। लेकिन आजकल तो ट्वीट्स का ज़माना है ना, कुछ दफा लगता है जैसे मरियम साहिबा भी जिस तरह ट्वीट करती है तो लगता है पॉलिसी आपकी भी वहीं से डिराइव हो रही है। बिल्कुल पॉलिसी नहीं है, ट्वीट तो एक अपनी राय का इजहार होता है। ये सीरियस मामला है, मुल्क का मामला है, हुकूमत का मामला है, इसको आप बिल लेकर आएँ।
आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने हैं, बिल लेकर आए, उसको कंसिडर किया जाएगा। क्या ऐसी चीज़ें होंगी, क्योंकि आई नो दिस इज समथिंग दैट वी हैव डिस्कस मेनी टाइम्स, बट आपने हमेशा ये कहा है कि इदारे अपना अपना किरदार जो है अदा करें, वो किस तरह की, कहाँ से आपको जो है वो आप ये समझते हैं कि आपको ये एश्योरेंसेस दी जाएंगी जिस पे फिर आप समझेंगे कि आगे मूव करना है या हुकूमत सीरियस है? नहीं, मुझे दिखाएं ना कि आप क्या चाहते हैं, मुझे आके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दिखाएं, आप क्या इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं, फिर मैं अपनी राय देने का दे सकता हूँ कि मेरी राय क्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। निज़ाम इलेक्शन का बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है, उस पर आप लेजिस्लेशन कर सकते हैं, निज़ाम को वो बनाएंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काम नहीं है। मैं आपको हकीकत से कहता हूँ, मैं बड़ा दावा नहीं है, मैं इनसे 10 गुना बेहतर निज़ाम आपको बना देता हूँ। आप कबूल कर लेंगे? सर लेकिन क्या आप समझते हैं कि गाइडलाइंस भी पार्लियामेंट नहीं दे सकती? अगर आप इसी तरह देख लें, सीक्रेट बैलेट का मामला हो जाए, इलेक्टोरल लॉ जो 2017 का है वो बात हो जाए, तो गाइडलाइन तो पार्लियामेंट की तरफ से आ सकती है। ईवीएम्स की अगर बात हो तो क्या गाइडलाइंस मिसिंग है? गाइडलाइंस मौजूद है। आपका पेपर का निज़ाम जो है उसमें धांधली होती है। ये तो एक इनविजिबल निज़ाम है जो नज़र नहीं आएगा, उसमें आप कैसे धांधली को रोकेंगे? मुझे क्या आप गारंटी करेंगे कि यहाँ पर ये भी 249 का इलेक्शन देख लें, ये मामला जरा बड़ी सीरियसली से देखने वाले हैं, क्योंकि हम तो जो पेपर का एक फिजिकल निज़ाम है उसको भी सबवर्ट कर दिया है। अच्छा, तो क्या गारंटीज हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम को सबवर्ट नहीं करेंगे? सर अब जो सिस्टम, जैसे अभी बात हो रही थी फवाद चौधरी साहब से, तो बात जो कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट वो सिस्टम है जो इंडिया में चल रहा है इस वक्त, DRE सिस्टम की बात कर रहे हैं वो। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी विद इन मिनट्स आपको रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा, पेपर ट्रेल भी होगी साथ उसके। तो बेसिक इस पे इंडिया में देख ले रिजल्ट कितने अरसे बाद आते हैं। सर तो फेज वाइज इलेक्शंस हम यहाँ पे करा सकते हैं, जैसे हम ये बात करते हैं कि ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें धांधली होती है, इंडिया में फेज वाइज इलेक्शंस जो है होते हैं, क्या ये एक ऑप्शन है जिसको कंसिडर किया जा सकता है? डिस्कस कर लें, अगर सब आप समझते हैं फेज वाइज इलेक्शन ही हल है, फेज वाइज करा लें। हमारा निज़ाम बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन जब हम खुद उसको तोड़ने पे आ जाएं, हम खुद उसमें धांधली शुरू कर दें, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बात आइन की पे आती है। जब मुल्क में आइन को कागज़ का टुकड़ा समझा जाए तो फिर इलेक्शन चोरी होते हैं। पर ऑपोजिशन, अब इस वक्त गवर्नमेंट जो है, अभी चौधरी साहब यही बात कर रहे थे, क्योंकि इसमें अगर तरमीम लानी है 2017 के इलेक्टोरल लॉ में, तो वो कह रहे थे हम अगर ऑपोजिशन आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो हम खुद ही इस पे जो है वो करेंगे, क्योंकि हम इस पे बड़ी खुशी से कर लें, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तबाही का रास्ता होगा। ओके, जो चीज़ कंसेंसस से नहीं होती, जो 2017 में रिफॉर्म हुए थे वो 2 साल लगे थे, 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी, हुकूमत अपनी इंटेंट लेकर आई थी, तमाम को उसमें शामिल किया गया, ट्वीट नहीं किया था हमने, लॉ ला के दिखाया था, उस पर आगे बहस शुरू हुई थी। तो अगर नीयत दुरुस्त है तो अपना बिल ले आए असेंबली में कि ये हमारी नीयत है, उस पर डिबेट हो जाएगी। अच्छा सर, अब इस पे जिस तरह हम देख रहे हैं, जितने भी माजी करीब में जो भी इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस जो हैं वो हुए हैं, उसमें एक तरह से लगता है कि सिविलियन सेटअप जो है उसकी नाकामी है, और अल्टीमेटली जब तक फ़ौज नहीं बुलाई जाती तब तक वहाँ पे लोगों की तस्कीन नहीं होती या मामला तय नहीं पाया जाता। अभी मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से आ रहा था कि फ़ौज के हवाले जो है वो बैलेट बॉक्सेस किए जाएं, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में है, उस पर जो है वो मैनिपुलेशन हो सकती है। इसी तरह डस्का का इलेक्शन पहले क्या हुआ, फिर फ़ौज को जो है वो बुलाया गया और चीज़ें ठीक जो है वो आगे फाइनली इख्तिताम पजीर हुई। ये हमारी सिविलियन सेटअप की नाकामी है या आप समझ? सिविलियन सेटअप तो वीक है ना, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन उसी के अंदर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन वही करते हैं। लेकिन जब भी फौज लॉ एंड सिक्योरिटी का मामला पोलिंग स्टेशन के बाहर का मामला है, पोलिंग स्टेशन के अंदर हमेशा इलेक्शन कमीशन रहता है। तो आज भी जो मिफ्ता साहब ने कहा है, उन्होंने कहा जी ये बैलेट बॉक्स इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें, पुलिस पे हमें एतमाद नहीं है, क्योंकि सूबाई हुकूमत ही यहाँ पर इलेक्शन लड़ रही थी, उनके वजीर लड़ रहे थे, उनके उम्मीदवार लड़ रहे थे। जो मैंने मिफ्ता इस्माइल साहब का, क्योंकि फवाद चौधरी साहब इस पे अपना रद्द अमल दे रहे थे, तो उन्होंने शायद ये कहा कि बैलेट बॉक्सेस जो है फौज के हवाले कर देने। मैंने ये खत ऐसा देखा नहीं है, जो मैं कम से कम मेरी नॉलेज है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले किए जाए। अच्छा, क्योंकि ठीक, लेकिन सर इसमें अब अगर अल्टीमेटली पॉइंट वही आ रहा है कि अल्टीमेटली अगर हर चीज़ के लिए फौज को जो है वो तलब करना पड़े, इलेक्शंस के लिए तलब करना पड़े, और फिर जो है वो इलेक्शन किसी सही रास्ते पे चले, तो फिर आप खुद नहीं घसीट रहे फौज को? नहीं, ये फौज का काम होता है, फौज इस मुल्क की फौज है,
कोई डिजास्टर आ जाए, फौज आती है, आपको कोई जब आपको सेंसस कराते हैं, आप फौज को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी बड़ी एफर्ट हो मुल्क के अंदर, क्योंकि एक 10 लाख का मुनज़्ज़म इदारा है, उनका काम है कि सिविल गवर्नमेंट की असिस्टेंस करना। तो इलेक्शंस में बैलेट पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज का काम है, फौज का काम पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं है। सर नहीं समझते आप कि क्योंकि अभी भी जैसे इलेक्शन हुआ 245 का, वहाँ पे यही शिकायत आ रही थी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पुलिस के साथ मिलके वो धांधली कर रही है, वो मुलव्वस है, जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ मिलकर। ये बिगाड़ भी हमने ही पैदा किया है, ये हमने ही अपने इदारों को वीक किया है, जिसके लिए बिल्कुल देखिए, जिस मुल्क में 35 साल माशाल्लाह रहा हो, उसके बाद भी जो फौज का इंटेलिजेंस के इदारों का एक असर हो मुल्क की सियासत पर, तो वहाँ पर हमेशा सिविलियन सेटअप वीक रहता है, क्योंकि वो मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा होता। तो आपको मुल्क को आइन के मुताबिक करना है, ये कोई मौजज़ा नहीं होगा रातों रात के आपको एक चलती फिरती हुकूमत मिल जाएगी। आपको हुकूमत को पनपने देना होता है, सियासतदानों को जिंदा रहने देना होता है, उनको तोड़ना और मरोड़ना नहीं होता, उनको खरीदना और बेचना नहीं होता। खुद भी तो बिकने के लिए और तोड़ने मरोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अभी हम देख रहे हैं जी, हम उन्हीं लोगों को इनकरेज करते हैं ना, जो बिकने वाला तो उसको खरीदने वाला भी कोई होता है। तो लेकिन आप लोग उनको वापस ले लेते हैं ना, फिर वापस भी ले लेते हैं। जो बिक के एक दफा फिर धुल के लॉन्ड्री से आता है, आप उसको वापस भी ले लेते हैं। वो हमारी गलतियां हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खरीदने वाला जब नहीं होगा तो सारा मामला ठीक हो जाएगा। बिकने वाले पे ओनस नहीं है, बिक सकता ही नहीं है, जब खरीदार नहीं होगा तो माल बिकेगा नहीं। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और NA 249 का जो इलेक्शन है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN। सईद गनी साहब इस पर क्या कह रहे हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं PMLN के, ज़रा वो सुन लेते हैं, फिर शायद साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। अगर ये बात आपके जहनों में बैठी हुई है कि एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कोई इंतखाब जमात नहीं जीत सकती, तो फिर आपके जो 3 इंतखाबात हैं उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। आप उसका जवाब दें कि आप कैसे जीते हैं। ये तो दोहरे मयार तो नहीं हो सकते ना। जहां से नून लीग जीत जाए वो तो बल्ले बल्ले जी लोगों ने वोट दिए, और जहां से पीपल्स पार्टी जीत जाए वहां ये कहता है जी डील हो गई। तो आसिफ अली जरदारी को जमानत मिल जाए तो डील है, शहबाज शरीफ को जमानत मिल जाए, हमजा को जमानत मिल जाए, साद रफी को जमानत मिल जाए, शाहिद खाकन अब्बासी को जमानत मिल जाए, उसूलों की फतह है। अगर आसिफ अली जरदारी की जमानत डील का नतीजा है तो फिर शहबाज शरीफ और हमजा नवाज की जमानत भी डील का नतीजा है। सब क्या कहेंगे इस पे? सईद गनी साहब को बड़े अरसे से जानता हूँ, थोड़ा दूर चले गए। बात थी कि रिकाउंट की एक हल्की सी गुजारिश थी कि जो इलेक्टोरल लॉ है जिसको हम रिफॉर्म करना चाहते हैं उसका 95-5 है। वो कहता है कि जिस हल्के में मार्जिन ऑफ विक्ट्री 5% से कम होगा और 10,000 उसमें, और ये सैकड़ों रिकाउंट्स हुए हैं माजी में। मैं वहां अगर मैं खुद ना देखा होता ना, मैं आपको ये ना कहता। मैंने रवैया देखा है वहां पर अफसरान का, रिटर्निंग ऑफिसर का। वो कह रहे हैं री इलेक्शन भी करा लें, रिकाउंट छोटी बात है, री इलेक्शन तो फिर झगड़ा क्या है, फिर करा दें भाई। पहले रिकाउंट से शुरू कर लेना, रिकाउंट तो हक है भाई। देखिए इतना इब्हाम है इलेक्शन के बारे में। व्हाट्सएप, इलेक्शन कमीशन कहता है जैसे रिजल्ट आपने बना लिया आप व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप ही नहीं आए। 11 बजे हम वहां पहुंचे हैं, अभी आधे पुलिस स्टेशन के रिजल्ट नहीं पहुंचे थे। आधे घंटे की मुसाफत है। 100 से जायद फॉर्म 45 पे पोलिंग एजेंट के सिग्नेचर नहीं है, गलतियां हैं। अभी ये तो प्राइमा फेशाई जो मामला है, यानी रीकाउंट में तो आप सिर्फ गिनते हैं भाई ये पर्ची किधर है। इसमें खलाई मखलूक इन्वॉल्व है जी, इसमें खलाई मखलूक इन्वॉल्व है जी। खलाई मखलूक हर किस्म की होती है। तो इसमें सईद गनी साहब भी खलाई मखलूक के जुमरे में शामिल हो गए इस वक्त। इस इलेक्शन के जुमरे में खलाई मखलूक तो मेरे भाई सईद गनी साहब हैं। तो सर फिर इसमें चीज़ें फिर कैसे, अभी जो हम पिछले सेगमेंट में भी बात कर रहे थे, बेचने वाला खरीदने वाला वगैरह वगैरह, आप लोग निकले थे PDM लेकर। अब पहले इलेक्शन सेनेट का देखा, वहाँ पे बाप के बाप का इल्ज़ाम जो है लगा, यहाँ पे भी खलाई मखलूक का इल्ज़ाम लग रहा है। तो इसका मतलब चीज़ें तो फिर ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो चेंज चाह रही थी या कह रही थी वोट को इज्जत दिलाएंगे,
तो फिर वो तो नहीं होने लगा ना। नहीं, वो बयानिया कायम है। कैसे? अगर जो आप उस कह रहे हैं बयानिए फलाई से हटेगा, जो बयानिए से हटेगा नुकसान उठाएगा। पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ी फिक्र ही है, पीपल्स पार्टी हट गई है ना उस बयानिए से हट गए हैं। उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी को उस बयानिए से बेहतर जाना, अब वो वापस शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन कैसे? अब पहले सेनेट का इलेक्शन हुआ, उसके बाद अब आप यहाँ पे इल्जाम लगा रहे हैं, तो हम कोई इल्जाम, हम किसी पे कोई इल्जाम लगती जा रही है, आप वापस लेंगे? हम किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाते, वो इल्जाम लगाते रहें, कोई बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी ने वापस आना है पीडीएम में, उनको शर्मिंदगी अगर है तो एतमाद बहाल करें पीडीएम का। इसके बाद एतमाद बहाल हो सकता है? अभी भी उनको लेवरेज दे रहे हैं। ये तो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, कोई बात नहीं है, जाती बातों की कोई हैसियत नहीं है। जाती बात तो नहीं है, ये तो नैरेटिव का डिफरेंस है। जाती बातें अभी नाम लेकर उन्होंने कहा। नो सर, वो तो चले छोड़े उसको, बट ओवरऑल इफ यू लुक एट द सिचुएशन, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ योर नैरेटिव। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सर आप कह रहे हैं खलाई मखलूक ने वहां पे हेल्प की, सेनेट में भी किया। देखिए वहां पर हुआ है ना, धांधली हमारे सामने हुई, मेरी आंखों के सामने हुई है। फिर भी पीडीएम का नैरेटिव जो है वो आप समझते हैं कि इनके आने से भी कायम रहेगा? ये धांधली अगर वो हुकूमत में वहां पर हैं और वो धांधली करना ही बेहतर समझते हैं तो फिर वो नैरेटिव से हट गए, लेकिन फिर उन्होंने वही काम किया जो हम नैरेटिव पे कह रहे हैं। उसके बावजूद मैं ये कहता हूं कि अगर वो शर्मिंदगी का इजहार कर दे, सीटें भी रख लें, कम से कम शर्मिंदगी का इजहार कर दे कि हमसे गलती हुई है, हमने गलत किया है, आ जाए एक बड़े मकसद के लिए। सर अब आपको समझ नहीं आ रही, इसमें जो लोग टीवी देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आप एक तरफ कह रहे हैं उन्होंने आपके नैरेटिव की नफी की, फिर आप कह रहे हैं कि हम उनको वापस लेने के लिए भी तैयार हैं। तो वापस अगर वो ये कह दें कि हमने गलत किया है, हमने लीडर ऑफ अपोजिशन कुर्सी जो हासिल की है इत्मीनान तोड़कर, बाप को साथ मिलाकर, जो सारा एतराफ करें उसके बाद तौबा करें बेसिकली, फिर तौबा की जरूरत नहीं है। हमने वजाहत तलब की थी कि जनाब ने ये काम कार फरमा हुए हैं, इसकी वजूहात क्या है, ये पूछा था। तो उस पर गम गुस्से का इजहार किया। उस पर वो एक तो जो आपने सुन लिया, उन्होंने कहा कि जहां आप जीत जाएं वहां ये कहा जाता है कि वहां आपके नैरेटिव की फतह है, और जहां हार जाएं तो आप कहते हैं कि यहाँ धांधली हुई है। साथ ही साथ वो ये भी पूछते हैं कि पंजाब में आपको क्या जरूरत थी फिर वो सीट एडजस्टमेंट करने की? पंजाब में हमने जहाँ जीते हैं, हम लड़के जीते हैं। नहीं सर, जो वहां पर सेनेट की सीट जो पंजाब में सीट एडजस्टमेंट हुई है, कौन सी सेनेट की सीट जो एडजस्टमेंट हुई है? ये बातें वो लोग कर रहे हैं जो सारी हकीकत से वाकिफ हैं। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में मेरी बात, बहुत बड़ा नंबर चाहिए होता है वहां पे सेनेटर बनने के लिए। लेडी सीट पर अनइलेक्टेड अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए, टेक्नोक्रेट भी अनइलेक्टेड इलेक्ट हो गए। जनरल सीट पर हमारी 3 सीटें पक्की बनती थी और हमारे पास फिर भी वोटें थी कि हम एक चौथी सीट भी हासिल कर सकते थे। काफ लीग ने भी उम्मीदवार खड़ा किया हुआ था, पीटीआई के भी उम्मीदवार थे। ये सीटें, ये जो बैलेंस वोट्स थे, आपस में वहां टकराव था। लेकिन फिर उससे मरीम नवाज साहबा ने ये क्यों कहा कि मैं इस पे कुछ ना ही कहूं, मुझसे ना ही पूछें इस बारे में? तो ठीक है, क्योंकि सीट एडजस्टमेंट मैं इसीलिए उनकी अपनी राय हो सकती है। ये जमात का फैसला था, हमने फैसला ये किया कि हमारे 2 उम्मीदवार नए आ गए। एक परवेज रशीद साहब के कागज रिजेक्ट हो गए और दूसरा मुशाहिदुल्लाह साहब वफात पा गए। ये 2 हमारे ब्रांड न्यू उम्मीदवार थे। हमें खदशा ये था कि इस चौथी जो सीट की कोशिश में ये ना हो कि अपनी ओरिजिनल सीटें हार जाएं। हमने अपना उम्मीदवार विड्रॉ कर लिया। हमने कोई अजाफी एडजस्टमेंट वहां होती है जहां मैं कुछ अजाफी एक्सपीरियंस ही हुई ना, फिर तो जहां मैं अजाफी सीट हासिल, ये स्ट्रेटजी होती है। अगर मैं जो चौथी सीट हासिल कर लेता एडजस्ट करके, आप मुझे ब्लेम कर सकती थी। मैंने अपनी 3 सीटें बचाई और हासिल की। जब उन्होंने देखा कि भाई ये हट गए हैं, पीपल पार्टी के भी उम्मीदवार वहां, मरियम साहिबा फिर से नाला क्यों थी जी? मरियम साहिबा इस पूरी स्ट्रेटजी से वो शायद स्ट्रेटजी से एग्री ना करती हो। हमारी जमात में जमहूरियत है। क्योंकि इससे सर यही लगता है ना कि आपने पीटीआई के साथ जो है वो एक तरह से मुकमुका किया है। पीटीआई के साथ कर मुझे क्या फायदा मिला है? पीपल्स पार्टी, वहां पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी था, वो भी ड्रॉ हुआ। या इसका इल्म है आपको? परवेज अशर साहब के रिश्तेदार खड़े थे, वो भी विड्रॉ हुए। जो काफ लीग थी, मेरी बात सुन ले, काफ लीग ने प्रेशर डाला पीटीआई पे कि जनाब आपने हमें सीट का वादा किया हुआ है, आप अपने उम्मीदवार विड्रॉ करें। ये यके बाद दीगरे सारे उम्मीदवार विड्रॉ हो गए, हमें वही अपनी 3 सीटें मिली। मैं तो चौथी सीट हासिल करने की पोजीशन में था, मेरे पास 22 वोट थे।
सर, आपको इसको खतरा नहीं था कि आपके एमपीज जो हैं वो मिल रहे हैं बुज़दार साहब से? आपको ये था कि ये ना हो कि कोई खतरा नहीं था, इसलिए बिल्कुल हमने अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाई कि अगर हमारे कुछ वोट इधर उधर भी हो जाएं, हमारे लोग इलेक्ट हो जाएं। हमने उस स्ट्रेटजी पर काम किया, हमने कोई इजाफी चीज़ हासिल नहीं की। अच्छा सर, अभी जो बात हम कर रहे थे, बड़ा बेसिक प्रॉब्लम निज़ाम का ये है कि बिकने वाले लोग और ख़रीदार आप कहते हैं हमेशा जो है वो मौजूद होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों का आपस में। अभी जिस तरह हम देख रहे थे सेनेट का इलेक्शन था, उस पर अगर इतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी कि बिकने वाले ख़रीदने वाले होते हैं, तो फिर आपने क्यों उस पर जो है जो ओपन बैलेट की बात हो रही थी उस पर फिर आप क्यों अग्री नहीं किए? ओपन बैलेट नहीं होता। ओपन बैलेट अगर होना चाहिए था तो चेयरमैन के इलेक्शन में ओपन बैलेट बिल्कुल होना चाहिए था। जी, वो होना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें क्यों नहीं होना चाहिए सर? इसमें भी तो लोग बिके। फिर वो इलेक्शन नहीं रहता, फिर आप उसको इलेक्शन का नाम ना दें, फिर आप वो निज़ाम रखें जो कौमी असेंबली में खातून सीटों का है कि जिसके तो जितने ये तो फिर रेट बढ़ते जाएंगे। नहीं, रेट जीरो पे चला जाएगा। सर कैसे रेट जीरो पे? आप मेरे पंजाब असेंबली में 60% मेरे MPs हैं, मुझे पंजाब की 60% की सेनेट की सीटें मिल जाएंगी। नहीं, मैं कह रही हूँ अगर आप जो कह रहे हैं अगर ओपन पे नहीं जाते और इसी तरह अगर या तो आप कहते हैं कि निजाम इस तरह का चेंज कर दिया जाए, अगर वो भी नहीं होता और ओपन पे भी नहीं जाते, इलेक्शन नहीं, फिर उसको आप इलेक्शन नहीं कह सकते। वोट मैंने आपसे बातें बहुत करनी है लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। वोट की खसूसियत ही सीक्रेसी होती है, वोट की खसूसियत सीक्रेसी होती है, लेकिन फिर अगले दफा मेरा ख्याल है जो इस दफा 50 करोड़ का रेट था वो इस वक्त जो है वो अरबों में जो है वो चला जाएगा। 70 करोड़ का है और जिसने लिए उसको भी नाम पता कर लें। ठीक है, भाई साहब, we'll have to close the program. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.